यूपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम का जो एक फेस दृष्टि का कहीं ना कहीं मीडिया पे आप हो, तो हमें था कि वो प्रोडक्शन लेवल, मतलब हम लोग अपना कंटेंट इनोवेशन बहुत करते हैं, बट आपका कंटेंट देख के लगा कि हम और भी ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं इस चीज़ को अगर हम आपको अपनी टीम में शामिल कर लें। तो वहीं से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे बातों से बातें बनती चली गई। और पहली बार जब कॉल पर हमारी बातचीत वैसे हुई थी कि लंच करते हैं, मैं बेसिकली लंच में इंटरेस्टेड था। इस कंपनी के बारे में मैंने सुन रखा था ना, केवल मैं जानता नहीं था। ये पता था कि बहुत यंग लोग बहुत बड़ी चीज़ क्रिएट की है उन्होंने। तो मैंने एक दिन इनसे पूछा कि भाई आप सारे लोग अलाइंड हैं इस फैसले पर? आपका मैंने वैसे तो ज़्यादा नहीं देखा था, लेकिन एक बहुत पुराना वीडियो कभी शायद देखा था मैंने, जिसमें मुझे स्मरण है कि शायद वो उसमें आप कुछ बच्चों के साथ कुछ बात कर रहे थे। अच्छा। कुछ ऐसे बात हुई कि पता नहीं किसी बच्चे का नाम शायद अमित शाह था। अच्छा। फिर वो हंसने लगे क्लास में, और वो शायद मेरे दिमाग में कुछ एक वो पुराना रह गया था, कुछ ऐसा कुछ। तो फिर उसके बाद वीडियो देखे आपके साथ। ओके ओके। फिर देखा कि भाई वास्तव में मतलब जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं या जो भी, बहुत अलग तरह का कंटेंट है जो हमने कभी बनाया नहीं। तो बस फिर मेरा तो क्या था, मोहित ने जब सबने फिर कंपनी में डिसाइड कर लिया था, फिर मैंने कहा गो अहेड। तो मैं तो बेसिकली 2 साल पहले तक यूट्यूब पे कंटेंट देखता था। लगभग 1.5-2 साल से तो मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना कंटेंट मैंने काफ़ी बढ़ा दिया है, तो उससे फुर्सत नहीं मिलती ज़्यादा। लेकिन यूट्यूब पे अभी भी मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ कि जैसे क्या चल रहा है, कोई क्या डाल रहा है कंटेंट वगैरह। एक क्योंकि वो कंटेंट का जीन अभी भी है, अभी भी कंटेंट का वो है, तो वो था। फिर ऑब्वियसली हम भी चाहेंगे यहाँ पे जो कंटेंट की प्रोडक्शन क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाए, तो उसमें ऑब्वियसली आपका मेन रोल रहेगा ही। और बाकी आप एज अ टीचर भी आपके अंदर, क्योंकि वो टीचर वाली बात भी है, तो वो भी आप करते रहिए जो 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 भी आपको करना है। पूरी क्रिएटिव फ्रीडम तो हमारे यहाँ हमेशा ही रहेगी। तो कंटेंट पे हमारा डे वन से ही बहुत ज़्यादा फोकस रहा है स्टडी आईक्यू चैनल का। तो कहीं ना कहीं आपका कंटेंट देख के हम काफ़ी प्रभावित थे कि यार इस तरह की चीज़ स्टडी आईक्यू चैनल पे क्यों ना करी जाए। और अब रिसेंटली हमने 12 मिलियन भी क्रॉस किए सब्सक्राइबर्स, तो उतनी जनता तक जो रीच है उस कंटेंट की वो होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक यूनानिमस डिसीजन ये बना कि हमें आपको ऑन बोर्ड करना चाहिए। मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों ज्वाइन किया। जब मेरी मुलाकात हुई, जब आपका कॉल आया था तो मैं ऑफिस में था, तो आपसे बातचीत करके ठीक लगा। और फिर बातचीत ये हुई कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि ज्वाइन करने और ना करने, हम लंच करेंगे बेसिकली। तो हमारी जो पहली मुलाकात थी लंच की मुलाकात थी, और हमने ज़्यादा पनीर वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया कि पनीर की क्वालिटी, न कि कंटेंट की क्वालिटी पर बात करें, पनीर की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया। बट सेकंड मीटिंग हमने उसी समय ये किया कि हम लोग जल्दी मिलेंगे, कुछ आइडियाज़ पर बात करेंगे। और मेरे मन में था कि भाई क्यों, मतलब आप क्यों चाहते हैं कि यहाँ आए, इनके मन में भी कई सारी चीज़ें होंगी। तो हम लोग जब सेकंड मीट में बैठे तो एक बहुत अच्छी वजह जो इन्होंने बताई, जिससे मैं इतना ज़्यादा परिचित नहीं था, तो इन लोगों ने बहुत अच्छी वजह बताई कि हमारा विज़न क्या है। और मैं स्टडी आईक्यू के विज़न से 100% न सिर्फ सहमत हूँ बल्कि उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता था। विज़न वो था जो अफोर्डेबल एजुकेशन का। वाकई जब ये बात, इस बात पर मैंने जोर दिया कि यार ये विज़न है कि गांव-गांव में कोई इसलिए न पढ़ पाए या इसलिए तैयारी न कर पाए क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तो ये विज़न वाकई मुझे, मेरे यहाँ आने की सबसे बड़ी जो वजह थी वो थी। तो अफोर्डेबल एजुकेशन एक लाइन में जो आपका विज़न था, उसने सेकंड मीटिंग में मुझे इस बात पर सोचने पर मजबूर किया कि नहीं, करना चाहिए। और मैं वाकई आज जैसे मैं देख रहा हूँ माहौल, आप लोगों का डेडिकेशन उसके लिए शानदार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आने से हम उस विज़न में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी उम्मीद करिए। तो जल्दी ही कुछ, मुझे लगता है कि अफोर्डेबल एजुकेशन में वर्ड और इम्पोर्टेंट है, अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम ये खुद अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम क्या हैं। जैसे एक ये नंबर नहीं है 12 मिलियन, क्योंकि 12 मिलियन मतलब हो गया 1 करोड़ 20 लाख।
और भारत की आबादी अलग अलग वो है, लेकिन चलो 140 करोड़ मान लेता हूँ, तो भी लगभग रफली मतलब ये हो गया कि हर 110 में एक इंडियन स्टडी आईक्यू पे है। हाँ अगर आप ठीक। कैलकुलेट करेंगे कि हर 110 इंडियन में एक यहाँ है, यानी आप ये समझिए। और ये आप चलिए ऐसे देखिए, कहीं आप किसी मंदिर में भी जाते हैं, भीड़ है, दर्शन का समय है, भीड़ हो रही है, 200 लोग खड़े हैं, तो उन 200 में भी 2 लोग स्टडी आईक्यू पे होंगे, इसका मतलब। तो एक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सही का बात। भी। और दूसरी बात एक और बताता हूँ मैं आपको स्टडी आईक्यू की, जो कहीं नहीं दिखेगी आपको, ज़्यादातर कहीं नहीं, मैंने नहीं देखी कम से कम। ये जो एक हमारा विचार है ना कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है, ये बहुत डीपली इनग्रेन्ड है। इतना डीपली है, मैं उसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने पिछले 3 दिन में क्या करा है, ठीक है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे मैंने त्रिपुरा के करंट अफेयर बनाए, नागालैंड के बनाए, अरुणाचल प्रदेश के बनाए। इन तीनों ही राज्यों का मेरा कोई कोर्स नहीं आता स्टडी आईक्यू पे, कुछ बेचने के लिए नहीं है ना, इनका पीसीएस कोर्स हमने अब तक लॉन्च नहीं किया। और इन पे व्यूज़ भी कितने आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को नहीं लगता 3-4 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ठीक है। अभी मैंने केरला के करंट अफेयर डाले थे लास्ट मंथ, जिसपे 2500 व्यूज़ हैं। तमिलनाडु के डाले थे जिसपे 3000 व्यूज़ हैं, सिर्फ 3000। आंध्र प्रदेश के डाले थे जिसपे 4100 व्यूज़ हैं एक महीने में। और एफर्ट बहुत जाता है। अब आप एक स्टेट का करंट अफेयर बना रहे हैं पूरे 1 साल का, आप पहली बात कोई सोर्स तो है नहीं कि वहाँ से सीधा ले लिया, कॉपी कर लिया। आंध्र प्रदेश के करंट अफेयर ढूंढने पड़ेंगे, वो ढूंढने में समय जाएगा। और ये काम कर भी वही सकता है जिसे करंट अफेयर की नॉलेज है, क्योंकि अगर मैं ये काम किसी को कह दूंगा कि भाई तुम ये फला न्यूज़पेपर है या वेबसाइट है उससे आंध्र प्रदेश के करंट अफेयर वो कर लो, तो उसे ये नहीं पता कि कवर क्या करना है। ये तो एक टीचर को ही पता है ना, तो वो क्या कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैं एक स्टेट में मान लीजिए समझ लो कि 4 दिन की मेहनत होती है, ढूंढना, इकट्ठा करना, फिर इकट्ठा करके फिर उनमें से देखना क्या ज़रूरी है, फिर उनको वो करना, फिर उसको एक्सप्लेन करना, डालना, पीपीटी बनाना, सब करना। लेकिन तो इसका मुझे कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं है, मोटी बात ये। ना मुझे केरला से कोई कमर्शियल बेनिफिट है, ना मुझे कोई अरुणाचल से है, ना नॉर्थ ईस्ट से। फिर भी मैंने बनाए हैं, क्योंकि और आपको हैरान होगा, पिछले साल जब मैंने लद्दाख के करंट अफेयर डाले थे, मुझे था कि चलो कोई 2-2.5 हज़ार व्यूज़ आएंगे, कोई बात नहीं। फिर भी मैंने बनाए, डाल दिए, अभी 20,000 व्यूज़ हैं उस वीडियो पे। और उसके नीचे आप कमेंट्स देखिए जरा, लद्दाख के बच्चों के। लद्दाख का भी मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, लद्दाख पीसीएस या कुछ नहीं है, ठीक है। उस पर आप बच्चों के कमेंट्स देखिए, मैं आपको ही कहूँगा, आप ही देखना खुद, बहुत ज़्यादा भाव विभोर कर देने वाले हैं। तो एक वो कहानी मुझे याद आ जाती है कि जैसे एक बार एक आदमी एक उस पर चल रहा था बीच के किनारे, और वहाँ पे बहुत सारी जो मछलियाँ हैं, क्योंकि जब लो टाइड आती है तो पानी जल्दी रिसीड हो जाता है और मछलियाँ जो है फंस जाती हैं बीच के ऊपर। तो वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ ऐसी पड़ी थी जो तड़प रही थी। तो वो क्या कर रहा था, एक मछली को उठाता और पानी में डाल देता। तो किसी ने उससे कहा कि भाई तुम ऐसे लाखों मछलियाँ पड़ी हुई हैं, तुम कितनों को डाल पाओगे। तो वो बोला, देखो जिसको मैंने वापस उठा के पानी में डाल दिया उससे पूछो। राइट। तो एक वो वाली बात है ना कि किसी के लिए तो तुम सिर्फ एक नंबर हो, लेकिन किसी के लिए तुम पूरा वर्ल्ड हो। तो अब जो नागालैंड का पीएससी का एग्जाम है, और अभी अरुणाचल का पोस्टपोन हो गया है, अरुणाचल पीएससी उसको बोलते हैं, एपी पीएससी सीई, उस एग्जाम को उन बच्चों से पूछो कि उनकी क्या अहमियत है। वो बच्चे 3000 ही हैं, लेकिन उनको कैटर करने वाला कोई नहीं है। आज आप भी यूट्यूब पे सर्च करना लिख के नागालैंड करंट अफेयर, देखना क्या रिजल्ट आते हैं। अरुणाचल करंट अफेयर, त्रिपुरा के तो फिर भी 2-4 चैनल मेरे ख्याल से। तो वो जो एक देने का जो भाव है कि लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाना है, वो बहुत डीपली इनग्रेन्ड है हमारे अंदर। और वही मिशनरी ज़ील है, मैं कहूँगा, जो हमें शायद यहाँ तक लाने में। और दूसरी बात, अफोर्डेबल एजुकेशन। देखो ये शब्द ना थोड़ा सा ट्रिकी है, अफोर्डेबल। ट्रिकी इसलिए है कि किसी की कोई डेफिनेशन नहीं है।
जो मेरे लिए अफोर्डेबल हो सकता है वो आपके लिए नहीं हो सकता, जो हो सकता है आपके लिए हाँ, अफोर्डेबल है। ठीक। अब क्या हुआ, जब हमने यूपीएससी का कोर्स लॉन्च किया था तो एक मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा था कि मोटा मोटी दिमाग में ये था कि जो दूसरे दे रहे हैं जिसपे हम 1/10वें दाम में देंगे। ठीक। तो दिल्ली में कोई भी कोचिंग ले लिया हमने, जैसे बाजीराम ले लिया या जो भी कोचिंग है फेमस, हमने देखा कि भाई वहाँ पे सारी चीज़ें मिला दो, प्री मेंस ये वो सब मिला मिलू के, तो कितना खर्चा बच्चा करेगा वहाँ पे, रहने वहने का तो अलग है, तो भूल जाओ। तो कुछ एक शायद 1.5 लाख के आसपास कोई कुछ फिगर रहा होगा। तो हमने 15,000 में लॉन्च किया था यूपीएससी का कोर्स, 15 से 20 की रेंज में था डिपेंडिंग ऑन वैलिडिटी, 1/10वें उसमें। अब तो और कम कर दिया है, और स्टेट पीसीएस में भी अब सिर्फ 5,000 रुपये में प्राइस हमने कर दिया है, और ज़्यादा अफोर्डेबल बना दिया है, अल्ट्रा अफोर्डेबल। तो वही है कि मेरे को लगता है 5,000 तो शायद हर कोई पे कर सकता है, और मेरे को लगता है अगर कोई 5,000 भी पे नहीं कर सकता उसके लिए भी बहुत कंटेंट है जो फ्री में डालते हैं। हाँ, मेरे को लगता है आज वो वाली बात है ना कि व्यक्ति साधना से महान बनता है, साधनों से नहीं। और आज यूट्यूब पे बहुत साधन अवेलेबल है। अगर किसी को सच में तैयारी करनी है ना, तो आज ये शिकायत उसे नहीं होगी कि कंटेंट नहीं है। कंटेंट नहीं, सही बात, बिल्कुल। ठीक है, हाँ उसका फेवरेट टीचर हो सकता है उसे ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने कुछ ना कुछ उतना दे दिया होगा कि जब आप किताब में पढ़ने बैठेंगे ना तो कहीं आप फंसे तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इतना कंटेंट तो है कि कहीं भी समझने के, आपको कोई टॉपिक समझाने के लिए कुछ वो होगा कंटेंट, उतना तो यूट्यूब पे है। आप सर्च मारोगे ऑब्वियसली कई टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, आप वर्ल्ड वॉर सर्च करोगे तो 10,000 वीडियो आ जाएंगे, और अगर आप कोई बहुत छोटा पाल दादा मैसेकर या बिहार में जो तारापुर मैसेकर हुआ था उसको डालोगे तो शायद 2-3 ही वीडियो आएंगे, पर आ जाएंगे, कोई ना कोई कवर कर लेगा। तो मुझे लगता है कि श्रेय यूट्यूब को जाना चाहिए सबसे पहले तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना कि हम सब अपने अपने वो गाते रहते हैं। जैसे आप एक मार्केट में जाएंगे तो हर मिठाई वाला लिखता है बेस्ट हम है, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, ऐसी दुनिया चलती है। हम भी कहते हैं हम बेस्ट हैं, दूसरी कंपनी कहेगी वो बेस्ट है, तीसरी कहेगी वो बेस्ट है, लेकिन तुम सारे हो कहाँ पे, एक मंच पे हो, कम से कम उसको तो पहले क्रेडिट दो। और दूसरी बात यूट्यूब पे, क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी था, मुझे पता है वो कितनी चोट लगती है जब आप एक दुकान किराए पे लेते हैं, आप पैसा देते हैं, आप फिर 20 दिन काम करते हैं कि पहले उस किराए को निकालो, यानी आप पहले ही माइनस में शुरू करते हैं क्योंकि आपको रेंट देना है। यहाँ पे यूट्यूब ने हमें 0 रुपये में एंटरप्रेन्योर बना दिया कि यूट्यूब ने जो मंच दिया है कोई पैसा नहीं ले रहे हो, कोई होस्टिंग का खर्चा नहीं, कुछ नहीं, इसलिए आप इतने सस्ते पर या इतने अफोर्डेबल रेट पर बेस्ट क्वालिटी मटेरियल दे भी पा रहे हैं ना, दे पा रहे हैं। सही बात। एक यूट्यूब बड़ा रीज़न है, नो डाउट। और यूट्यूब पे क्या है कि इतने और पहले से लोग हैं तो खोजते खोजते हमें आ ही जाते हैं। हाँ, सही। क्योंकि आज भी हम देखते हैं तो मेरे ख्याल से आई थिंक 25-30% ट्रैफिक सजेस्टेड वीडियो से आता है, यानी यूट्यूब खुद ही सजेस्ट करता है हमारे वीडियोस, क्योंकि उनका वॉच टाइम बहुत अच्छा है। हमारा वॉच टाइम 7.5 मिनट के आसपास है, जो कि शायद यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा है। अगर आप ऐसे देखें कि हमारे वीडियो की लेंथ क्या होती है, 12 मिनट, 13 मिनट, 10 मिनट, उसमें भी एवरेज वॉच टाइम अगर 6 मिनट से ऊपर है, इसका मतलब बच्चा 50% वीडियो से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। इसी से पता चलता है कि कंटेंट में दम है। तो नहीं, मैंने आने के पहले बहुत सारे रिव्यू भी देखे स्टडी IQ के कंटेंट्स को लेकर, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू थे कंटेंट की क्वालिटी को लेकर। स्टडी IQ को कब ऑब्जर्व करना शुरू किया, मतलब जिसके बारे में? मैंने एक्चुअली मैं जब दृष्टि गया तो उस समय स्टडी IQ मेरे ख्याल से 4.2 मिलियन के आसपास पहुंच चुका था। अच्छा, ठीक है। तो मैं उस समय देखा करता था कि क्या क्या ट्रेंड, क्योंकि आप लोग निश्चित तौर पर स्टडी IQ ही था उस समय, एक आध और कंपनियां होंगी, और हम तो स्टार्ट ही कर रहे थे, तो हमारे पास अभी यूट्यूब पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मेरा जो केस स्टडी एक तरह से समझिए स्टडी IQ ही रहा है। तो काफ़ी अच्छा था, मैंने कई सारी चीज़ें उस समय रीड की, इनफैक्ट आप लोगों का पैटर्न भी रीड किया। मैं उस समय से आप लोग से थोड़ा बहुत परिचित भी हूँ, सारे लोगों से। तो ऑब्जर्व करते करते ये नहीं पता था कि एक दिन मैं स्टडी IQ के साथ में रहूँगा। विज़न को लेकर मुझे इतना आइडिया नहीं था, जब मैं आप लोगों से मिला तब जाकर ये आइडिया लगा कि आप अफोर्डेबल एजुकेशन को लेकर, उसमें क्वालिटी मटेरियल देने को लेकर इतना ज़्यादा टीम काम कर रही है। मुझे एक कंपनी के बतौर था आइडिया, इस लेवल पर, वॉर लेवल पर आप लोग ये सोचकर आगे बढ़ रहे हैं, ये आइडिया नहीं था।
और इसीलिए पहले मैं पनीर पर यही बात रह गई, और दूसरे में फिर जब ये बात आई तब जाकर लगा कि नहीं ये ठीक है कि इसमें कंट्रीब्यूट करना अपने आप में एक कॉज है। बाकी बीच बीच में जब आप किसी चैनल को चला रहे होते हैं, उसको रन करा रहे, उसका मैनेजमेंट संभाल रहे होते हैं, तो बाकी चैनल्स को इंसान देखता है। तो मैं देखता रहा हूँ शुरू से, मेरी आदत थी, मैं रोज़ रात में कुछ चैनल्स को रीड करता था कि भाई कैसे चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या नया करने की ज़रूरत है। तो अंडर ऑब्जर्वेशन शुरू से रहा है। तो अभी अमृत आगे का आप मतलब कैसे सोचते हैं कि स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल को नेक्स्ट लेवल पर कैसे देख रहे हैं? मैं जो समझ पा रहा हूँ कि मेरे आने के बाद से अगर कुछ वैल्यू एड ऑन होगा, वो है कि हम कितना स्टूडेंट्स फ्रेंडली बना पाएंगे अपने वीडियोस को और कंटेंट को। तो उसमें कुछ प्रोडक्शन क्वालिटी, जैसा कि हम लोगों ने जिक्र भी किया, प्रोडक्शन क्वालिटी भी उसका इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड रहा है मीडिया का। और साथ में मेरा मानना है कि जब बच्चा सुनता है, जैसे मैं एक प्रोग्राम ऑडियो में किया करता था, उसका बहुत शानदार रिस्पॉन्स था, जबकि ऑडियो के प्रोग्राम्स जनरली लोग उतने अच्छे से उस समय वो नहीं करते थे। हाँ, उनको देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने बहुत सारे उसमें मॉडिफिकेशंस किए थे, मॉड्यूलेशंस किए थे। जैसे मेरे अपने बोलने की रफ्तार तेज़ है वॉइस ओवर में, जो पहले किया करता था, या फिर जिस इंडस्ट्री से आया था वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग थी। बट मैंने स्टूडेंट्स के लिहाज से उसमें बहुत ज़्यादा ठहराव शुरू किया, और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। मतलब बच्चे शुरू में मुझसे जुड़े हुए थे, जो वो मेरी आवाज़ से जुड़े हुए थे। एक सेमिनार में एक IAS सेलेक्टेड हुए थे, उनके साथ एक सेमिनार में पहली बार ये हुआ कि मैं स्टेज पर गया, तो मैंने कहा कि भाई उसी प्रोग्राम का नाम लेकर कि इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो बच्चे पहचान गए कि अच्छा ये तो फर्स्ट अपीयरेंस वो था। प्रोडक्शन में इस तरह की चीज़ें अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स फ्रेंडली हम जितना अच्छा बनाते हैं उसको, जितना स्मूथ बनाते हैं, और जितना धीरे धीरे क्वालिटी हम ऐसा बनाएं जिसमें कुछ एनिमेशंस लेके आए, कुछ जो कि ऑलरेडी हमारी टीम यहाँ कर रही है, इसमें डाउट नहीं है। कोर्स में क्या कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, और उनको पढ़ाई बोझ की तरह नहीं लगे। असली तो बात ये है कि तैयारी भी हो और एंजॉयमेंट के साथ तैयारी हो, हंसते खेलते तैयारी हो, और हंसते खेलते ऑफिसर्स बने। ठीक है, हमारा तो विजन यही है। यूपीएससी की तैयारी है भी हाँ, बहुत बीच में बहुत उतार चढ़ाव भी है, कई बार तनाव चरम पे हो जाता है। तो हम लोग वैसा कुछ करेंगे जिसमें बच्चे दोस्त समझें स्टडी आईक्यू को, और दोस्त के साथ तैयारी करें, ना कि किसी कोचिंग के साथ, है ना। अमृत, जैसे आप मीडिया जगत से आए और एजुकेशन इंडस्ट्री में अब आपको काफी टाइम हो गया, तो आप कैसे कंपेयर करते हो, और यहाँ आपकी जर्नी कैसी रही, एब्जॉर्प्शन इनटू द एजुकेशन इंडस्ट्री फ्रॉम मीडिया? मेरा इधर आना संयोग रहा केवल, ये मतलब मेरी तबीयत खराब हुई थी बेसिकली। मैं बेड रेस्ट पे था, पहले डॉक्टर ने 2 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 6 महीने का, कि 6 महीने लिवर में इन्फेक्शन हो गया था, तो 6 महीने का बेड रेस्ट था। उस ड्यूरेशन में मैं किताबें पढ़ता था, तो जो किताबें हाथ लगी, मेरे सिस्टर ने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, और 2 बार, और क्लोज काफ़ी रह के उनका नहीं हो पाया, वो भी केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन बहुत क्लोज पहुंच कर नहीं हुआ, और वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। उनकी किताबें पढ़ी हुई थी, और वो उनकी पोस्टिंग उस समय पुणे में थी, पुणे में खड़गवासला, जहाँ एनडीए, तो एनडीए वाला माहौल ऐसा था जिसमें बेड रेस्ट करने के लिए बेस्ट जगह कि पूरा ग्रीन है एकदम। तो वहाँ मैं रिकवरी मोड में चल रहा था, और किताबें पढ़ने के लिए वही थी, तो मैंने बिपिन चंद्रा और ये सब किताबें उठा ली। अभी तक की पढ़ाई लिखाई में ना मेरा इधर ओरिएंटेशन नहीं था। मतलब मैंने बिपिन चंद्रा को पढ़ते हुए फील किया कि यार हिस्ट्री इतने इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। फिर मैं दिल्ली आया तो विकास देवकीर्ति सर के पास मुलाकात हुई, तो
उन दिनों वो पॉलिटी पढ़ा रहे थे, तो मुझे उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि हम लोग डिबेट प्रोग्राम जब मीडिया में करते हैं तो जैसे केशवानंद भारती मामला पहली बार जब मेरे कान में पड़ा था तो उसकी उतनी अच्छी जानकारी नहीं थी मेरे पास। जब पॉलिटी पढ़ना शुरू किया तो उसकी बहुत शानदार जानकारी हो गई और उसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलने लगा मुझे। ये पूरा एरिया मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को अच्छा उस लेवल पर पढ़ना चाहता था कि भाई यूपीएससी के लेवल पर। तो मैं जिस मुकाम पर था मेरे पास अटेम्प्ट के लिए समय कम था। अच्छा बट सर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ तो टारगेट रख लो कि भाई ताकि इसी को कंप्लीट कर लो एटलीस्ट। और उसी समय सिलेबस आपको ध्यान पर होगा चेंज हुआ था पूरा। तो एक बात वो हमेशा कहा करते थे कि इस पूरे सिलेबस चेंज के बाद कोई यूपीएससी तैयारी करके भले आईएएस बने ना बने, इंसान तो बेहतर बन जाएगा। तो मैंने उसको बहुत सीरियसली पूरे कोर्स को किया, पढ़ा। और फिर मेरे दिमाग में ये बात आने लगी कि हिस्ट्री अगर कोई इतने अच्छे से लिख सकता है तो हम इसको अगर मीडिया वाले नॉलेज को इसमें इनपुट डाल दें या करंट अफेयर्स पर कंटेंट इस तरह से रेडी अगर किया जा सकता है, रीडिंग मटेरियल कैटेगराइज्ड वे में, तो मैं अगर इसको प्रोडक्शन के साथ जोड़ दूं तो फिर बच्चों को इसका जो इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा बच्चों पर और जो फ़ायदा मिलेगा वो मेरे ख्याल से बहुत शानदार होगा। तो मैंने पहला प्रयोग ऑडियो वाले प्रोग्राम के साथ किया जो कि बहुत शानदार रहा। फिर मैंने टीम बनाना बिल्ड करना शुरू किया और वो पूरी जर्नी ऐसी रही जिसमें जैसे न्यूज़ के साथ मैंने एक बुलेटिन प्रोग्राम शुरू किया जो कि यूपीएससी के साथ कंटेंट मैंने यूपीएससी का उठाया और वो पूरा मीडिया का ज्ञान उसमें उड़ेला। ठीक है, तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि यूपीएससी वाला करंट अफेयर कोई हेडलाइंस में उस तरह से लेके आएगा। तो और मज़ा भी आता था क्योंकि दोनों तरफ जुनून था, एक तो इधर हो गया था अपना नया और मीडिया वाला तो मेरे में अंदर था ही। तो हम लोग रात दिन लगकर हमारी टीम काम करते थे और इस तरह से। चैलेंज बताता हूँ क्या होता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। एक जनरेशनल चेंज जब आता है, जैसे हमारे कंट्री में आप देखेंगे अगर एक चीज को लेके जिस चीज को लेके बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है तो वो है चेंज। इसमें डाउट नहीं। अब जैसे मान लो अगर वही हम वो बहुत ज्यादा नीरस कंटेंट बनाए, बहुत ज्यादा वो कि जो समझ में ही ना आए बच्चों को, तब वो कंटेंट महान है। और अगर कंटेंट ऐसा बना दे जो समझ में आ जाए तो कहाँ। जैसे क्या होता है अगर मैं कोई किताब पढ़ूं, जैसे चेतन भगत को गाली पड़ती है, क्यों गाली पड़ती है? क्योंकि उसकी इंग्लिश समझ में आ जाती है, तो वो एलीट कम है, तो मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर मैं सलमान रश्दी की किताब उठाऊंगा जो मेरे को समझ में ही नहीं आएगी तो वो महान है, क्योंकि वो मेरी औकात से ऊपर है, इसलिए वो महान है। समझ रहे हैं मेरी बात? साइकोलॉजिकली अभी एक हमारे सामने चैलेंज ये आता है, अब कंटेंट हमने ऐसा बना दिया जो बहुत ही सुपाच्य है, आसानी से पचने वाला है, डाइजेस्टेबल है, तो अब वो महान नहीं है। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो जो कोचिंग है जो 1 घंटा पढ़ा रहे हैं और उसमें 99% टाइम इसमें वेस्ट होता है कि टीचर डिक्टेट कर रहा है और बच्चा लिख रहा है। तो आज हमारे सामने ये हम इस चैलेंज को फाइट कर रहे हैं कि लोगों की जो परसेप्शन है, क्योंकि हमने कंटेंट को ऐसा बना दिया कि अब समझ में आने लगा है, तो नहीं यार इतना आसान भी नहीं होगा यूपीएससी। नहीं, कुछ ये तो बात सही है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, काश कुछ ऐसा मिल जाए जो समझ में ना आए, तो मैं कम से कम अपनी अयोग्यता छुपा तो पाऊंगा कि कल को मैं ये कह पाऊंगा कि वो टीचर अच्छा नहीं था, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ था। आज मेरे पास अपनी अयोग्यता छुपाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सारा कंटेंट समझने वाला है। यानी कि आज मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो अपनी अयोग्यता या अपनी मेहनत के कारण हो रहा है। मैं काम नहीं कर रहा, मैं लेजी हूँ इसलिए हो रहा है। सही बात है, राइट। लेकिन कंटेंट ऐसा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है। अब हमने हिस्ट्री का पूरा कंटेंट उसमें बनवाया है, एनिमेशन, जिसमें हम महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं तो वो उनका घोड़ा भी आता है और वो उस तरह का कंटेंट है। आदेश सिंह ने जो बनाया पूरा कंटेंट, वो एक क्या इनोवेशन है आप देखिए। राइट, एक वो बचपन में सुनते थे ना कि वो उनका घोड़ा था चेतक, कि वो आगे पड़ी नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ये अतिशोक्ति अलंकार पढ़ते थे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, याद है? तो वो जो कंटेंट हमने बनाया है
उसको जब बच्चा देखेगा ना तो वो कहेगा यार समझ में तो आ गया सब कुछ, पढ़ भी लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन इतना आसान नहीं लेकिन हो इतना सकता। आसान तो नहीं होगा। ठीक है, इतना सही आसान तो नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे को लग रहा है आज हम इस परसेप्शन को फाइट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, और दूसरी बात एक और है, हमारा कंटेंट अब 10,000 में बिक रहा है, 15,000 में बिक रहा है यूपीएससी का। दिल्ली की कोचिंग 2 लाख, 1 लाख जो भी, और जो ये एडटेक कंपनियां हैं जो क्रिकेटर को हायर करती हैं पब्लिसिटी के लिए, अब क्रिकेटर को भी तो पैसा देना है। एक बार मैंने ट्वीट किया था कि जब आप किसी क्रिकेट खिलाड़ी को हायर करते हो अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, वो भी एजुकेशन वाली, या आप उसमें वीडियो बनाते हो, या वो क्रिकेट खिलाड़ी का एक बहुत महंगा वीडियो बनता है जिसमें वो ट्रेन उसके सामने धराशायी हो जाती है या जो भी होता है, तो बस एक ही समाज में बदलाव आता है कि 10,000 का कोर्स 1 लाख में बिकता है। तो वो लोगों के पहली बार था कि किसी ने उनको हेड ऑन लिया। ये जो कंपनियां जो महंगा कंटेंट बेचती हैं या लोन के साथ टाई अप रहता है कि जहाँ पे आप पेरेंट्स को ये दिखाओ कि आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, और पेरेंट्स तो वैसे ही हमारे डरे हुए रहते हैं सारे, हमारे भी पेरेंट्स डरे हुए रहते थे शिक्षा को लेके, तो उनको ये दिखाओ कि आपका बच्चा जो है बिल्कुल बेवकूफ़ है, अपने सेल्स वालों को ऐसे ट्रेन करो, और फिर वो बहुत और डर जाएंगे। फिर उनको कहो घबराइए मत, हमारा ये कोर्स है 1 लाख रुपए का है सिर्फ। पेरेंट्स कहेगा मेरे पास 1 लाख नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा बजाज फाइनेंस से टाई अप है, ठीक है, तुरंत 2 मिनट के अंदर लोन अप्रूव होगा, और हो भी जाता है प्री अप्रूव्ड लोन, और उनको फंसा के भेज दो 2 लाख में। तो एक परसेप्शन ये भी है कि भाई स्टडी आईक्यू का कोर्स अगर 10,000 या 15,000 में मिल रहा है तो वो कोचिंग 1.5 लाख ले रही है, इसका मतलब इनका कहीं हल्का माल तो नहीं। यही हमारे होता है, यही समाज में मैंने देखा है कि अगर मेरा जूता मान लो 2,000 का है और कहीं 10,000 की कोई कंपनी है, तो इसका मतलब 10,000 वाला ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे को लगता है हम सबके सामने ये चैलेंजेस आएंगे। आप अभी नए आए हैं हमारी कंपनी में, तो मुझे लगता है ये चैलेंज तो आप भी फाइट करेंगे। ये जो अफोर्डेबल एजुकेशन कहना आसान है, लेकिन अफोर्डेबल एजुकेशन चैलेंजिंग है, इसमें कोई डाउट लेकिन नहीं। अफोर्डेबल एजुकेशन जो दे रहा है वो किन कांटों के साथ सोता है ये सिर्फ वही जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है, बस यही मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर आज मैंने किया। बाकी तो हम जब साथ काम करेंगे ऑब्वियसली आप देखेंगे कि हाँ सही बात। नहीं, ये इससे मैं अग्री करता हूँ, ये साइकोलॉजिकल एक है परसेप्शन जिससे फाइट करना पड़ेगा। तो मैं स्वागत है वैसे तो थैंक स्टडी यू आईक्यू फैन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने आप देखा था आपका एक वीडियो अभी पीछे वायरल हो गया था, 4 लाख 5 लाख लोग देख चुके थे। तो आप जब ये अनाउंस करेंगे कि आपने स्टडी आईक्यू ज्वाइन कर लिया है, वो भी वायरल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो छोटे चैनल है या जो थोड़े, ये इनको मसाला मिल जाता है कि वहाँ क्यों छोड़ा, कुछ लड़ाई हुई होगी, कुछ वो हुई होगी। अब पिछले साल हमारे कई टीचर छोड़ गए थे, तो आप मेरे ख्याल से 100+ वीडियोस अपलोड हुए थे, तो ये लोग क्या करते हैं थंबनेल पे मेरा फोटो डाल देते हैं, ठीक है, और जो टीचर गया उसका डाल देते हैं, और फिर टाइटल डालेंगे घमंडी गौरव ने उसको कैसे लात मारी। अच्छा, और टीचर जो उसमें होगा वो प्लीज मुझे मत निकालो। थंबनेल पे टीचर का फोटो रहेगा और नीचे लिखा रहेगा प्लीज मुझे मत निकालो, और मेरी फोटो रहेगी ऐसे करते हुए निकल जा। और उसमें 1 लाख व्यूज एक दिन में आ जाएंगे। 1 लाख व्यूज आ जाएंगे मतलब वो यूट्यूब से जो भी वो तुरंत क्विक कैश या जो भी मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि जो अच्छा, एक हमारा टीचर गया था पिछले साल, उसने क्या करा, इसीलिए सही चीज करी, उसने खुद ही वीडियो डाला कि मैंने स्टडी आईक्यू क्यों छोड़ा, और उस पर काफी फिर व्यूज आ गए। जब उस पर उतने व्यूज आ गए तो फिर वो स्कोप नहीं बचा कि छेड़छाड़ करो या कुछ करो। चलिए बढ़िया है, ये मैं भी ये वीडियो डाल दूंगा फिर तो। ये डाल देना, और मैं चाहूंगा इस पे बहुत वीडियोस आए कि कोई कंट्रोवर्सी या कोई र्यूमर्स 50 तरीके के चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने भी अपने बारे में कई ऐसी सूचनाएं सुनी इस बीच जो मुझे खुद नहीं पता। कुछ लोगों ने तो इनफैक्ट कहा कि विकास सर से कोई अनबन हो गई है, तो एटलीस्ट विकास सर का जिस लेवल पर सम्मान है, ये सब तो बड़ी अजीब सी बातें हैं, सुन के भी बहुत अजीब लगता है कि सर ऐसे क्या ही है। तो असल में आजकल हर व्यक्ति एक जंग लड़ रहा है, और वो जंग है कि दिमाग बहुत तेज चलने लगा है। तेज से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो बहुत बुद्धिमान हो गया है या उसमें विजडम बहुत आ गई है, वो बोर जल्दी हो जाता है, उसे हर वक्त स्टिमुलस चाहिए। तो हर व्यक्ति ये जंग लड़ रहा है। अब होता क्या है ना, मैंने यहाँ तक देखा है
कि आजकल जब लोग गाड़ी चलाते हैं और सामने रेड लाइट आ जाए, उसमें भी उस 60 सेकंड में भी लोग मोबाइल निकाल लेते हैं बाहर। हाँ, सही बात। मैंने यहाँ तक देखा है। इवन आप देखेंगे कि लोग जब फिल्म भी देखते हैं ना, आजकल ओटीटी पे हैं तो गाना आगे निकाल देते हैं, ठीक है, और अगर थिएटर में देख रहे हैं तो वो गाने के दौरान भी वो मोबाइल 5 मिनट निकल जाता है। तो आज के समय में हर व्यक्ति एक जंग लड़ रहा है, वो है नीरसता से जंग, क्योंकि हम अपने दिमाग को बिजी रखने को ही एंजॉयमेंट समझने लगे हैं। तो उसमें हर वक्त स्टिमुलस चाहिए। अब उतना स्टिमुलस कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में है नहीं, यानी स्टिमुलस क्रिएट करा जाता है फिर, राइट। अब जैसे न्यूज वाले क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती की वॉर करवा रहे हैं, जबरदस्ती का वो करवा रहे हैं, जबरदस्ती के बम फोड़ रहे हैं, जबरदस्ती के क्यों? क्योंकि लोगों को भी वो चाहिए। सही बात। कितने टाइम आदमी घर पे खाली बैठेगा, उसे न्यूज तो चाहिए, और न्यूज इतनी रोजमर्रा की जिंदगी में होती नहीं, तो फिर न्यूज क्रिएट करो। अब यूट्यूब पे भी आप देखेंगे जो सेंसेशनल कंटेंट आता है इतना ज्यादा, राइट, इतना ज्यादा सेंसेशनल कंटेंट आता है कि मतलब कोई सीमा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जो डिजिटल मीडिया है ना, या एडुटेक जिसे हम कहते हैं, इसने जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें और अच्छा बना दिया है, रादर देन कि जो हल्का बच्चा है उसे प्रोपेल किया है। क्योंकि हल्का बच्चा आज भी उन्हीं चीजों में फंसा हुआ है, अब बल्कि और फंस गया है, क्योंकि उसके सामने और ज्यादा विकल्प और ज्यादा डाइवर्सिटी, विविधता इस तरह के कंटेंट की आ गई है। तो मुझसे पूछा गया था कॉन्फ्रेंस में, यूट्यूब ने इन्वाइट किया था कि एड्यूटेक ने आपके हिसाब से कितना परिवर्तन लेकर आया है। मैंने कहा परिवर्तन तो आया है, पॉजिटिव आया है, सब कुछ है, लेकिन एड्यूटेक हैज मेड, या फ्री कंटेंट हैज मेड द गुड इनटू बेटर एंड नॉट द पुअर इनटू गुड। ये बदलाव से भी आप देखेंगे धीरे धीरे, जब आप और वीडियोस बनाएंगे तो ये चीज आप कमेंट्स में भी देखेंगे लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल। हल्का बच्चा आज और ज्यादा हल्का हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना वो खो गया है चीजों, उसको पता ही नहीं कि क्या। लेकिन जो अच्छा बच्चा है उसके सामने और ऑप्शंस आ गए हैं, तो वो और अच्छा हो गया। तो एक चैलेंज ये भी आएगा, और जो हम वो 80-20 वाला रूल नहीं है, किसने, अरिस्टोटल ने, किसने, प्लेटो ने, वो इसमें भी है और आने लग गया है वो 80-20 वाला। तो फायदा वही है कि जैसे 20% लेंगे जो है 80% वो हो जाएंगे। और इवन यूट्यूब पे भी आप देखें, हमारे जो 80% कमाई होती है चैनल पे, वो शायद 20% वीडियो से होती है। तो ये 80-20 वाला एटैक में भी अप्लाई होता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक चैलेंज है। गौरव ने जो मीडिया की बात भी कही, मेरे को लगता है स्टडी आईक्यू एक काफी इंपॉर्टेंट रोल इस चीज में भी प्ले कर रहा है कि जो गैप मीडिया इंडस्ट्री में आ गए हैं, हाँ, ये इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन देने में, बिल्कुल उसको भी हम इनफैक्ट तो अच्छी खासी तादाद है लोगों की जो इस प्लेटफॉर्म से न्यूज की भरपाई कर रहे हैं। हाँ, मतलब उनको पता है कि ये ऑथेंटिक बातें होंगी और इसमें बहुत आज 12 मिलियन सब्सक्राइबर हुए। मेरा ट्वीट देखना मैंने क्या किया है, उसमें मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि आने वाले समय में मैंने आभार व्यक्त किया, और आभार व्यक्त मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं किया, एस्पिरेंट्स का नहीं किया, क्योंकि 50% व्यूज तो उनके आ रहे हैं जो इसको न्यूज चैनल की तरह देखते हैं। तो मैंने लिखा है कि मे वी कीप सर्विंग द इवॉल्विंग एस्पिरेशंस ऑफ द ऑडियंस व्हिच इंक्लूड्स कैजुअल व्यूअर्स एंड एस्पिरेंट्स। तो इस ट्रस्ट को भी हमें कहीं ना कहीं आगे लेकर जाना है, और उसका दारोमदार जो है हम सब पे है। इनफैक्ट सर्व करते रहे। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट तो यही आती है कि आप अपना न्यूज चैनल स्टार्ट करो। ये जो थोड़ा सा पॉलिश्ड वो है ऑडियंस, मान लो आईटी में जॉब कर रहा है, पूरे दिन बाहर, आप जानते हैं जॉब में कितना होता है, रात को घर आया, अब उसके पास वो टाइम नहीं है कि वो किसी चिल्लाते हुए एंकर को सुने, 1 घंटे की हिंदू मुसलमान डिबेट देखे, वो देखे। उसे पता करना है कि क्वालिटी क्या, एग्जैक्ट क्या हो रहा है, राइट। तो वो 10 मिनट में कहीं मिल जाए, उसके लिए वो अब स्टडी आईक्यू देख रहा है, या उसके लिए वो जो दूसरे चैनल है इस तरह के बहुत आ गए हैं मेरे ख्याल से, तो वो उस तरह की मीडिया देख रहा है। लेकिन वो स्केल करना और उन लोगों तक पहुंचना जो नॉन डिजिटल है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो अभी न्यूज़ चैनल ही देख रहे हैं, और न्यूज़ चैनल से बताऊँ तो चली उस जनरेशन से रहा है। न्यूज़ चैनल अब धीरे धीरे इररिलेवेंट हो रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है आने वाले आज से आप 10-15 साल में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता न्यूज़ चैनल्स कोई बहुत ज़्यादा बचेंगे। जब हम 45-50s में पहुंच जाएंगे
तो क्योंकि हमारा वो उस तरह का वो है नहीं, तो न्यूज टीवी बस उसलिए बचेगा कि किसी ने मैच देखना है। मैच वगैरह भी अब शायद हॉटस्टार हाँ सब देख ही रहे हैं ओटीटी तो प्लेटफॉर्म टीवी पर। के फ्यूचर को लेके सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हूं। आज मॉर्निंग में ही मैंने यहाँ अभी शिफ्ट किया ना, तो मॉर्निंग में मैं वाईफाई लगवा रहा था, तो एक दोस्त और है मेरे साथ, उनके घर केबल टीवी का वो वायर देखा मैंने, केबल देखा, मैंने कहा, क्यों लगवाया भाई क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने किसी इससे नहीं, डीटीएच वगैरह से यूज़ नहीं किया है मैंने, सब ओटीटी पर ही देखा है, तो न्यूज़ भी आ जाता है, सब कुछ एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट सब कुछ है, तो ये तो बात सही है। फास्ट चेंजिंग बहुत बहुत बहुत। परसों मैंने 6 महीने के बाद टीवी खोला था, हाँ, वो भी एक वो मैच था रियल मैड्रिड और उसका मैनचेस्टर सिटी का। 6 महीने के बाद मैंने टीवी खोला था देखने के लिए, और मुझे ये था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि टीवी खोलूं और वो रिचार्ज ना हो, नहीं, हाँ रिचार्ज लेकिन वो हाँ, या आउट ऑफ सर्विस हो, out of service। यही होता है कि जब देख रहा हूँ तब वो आउट ऑफ सर्विस होता है। सही बात। चलिए इसको फिर जर्नी को आगे बढ़ाते हैं मिलकर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच भाई अभी कोविड गया नहीं कि हाथ मिला रहे।